आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में अपने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। एक लंबे समय तक मार्शल की डेफिनेशन बनी रही और उसको लोगों ने अपनाया और ये माना जाने लगा कि अब जो डेफिनेशन को लेकर के प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। अब ये एक सार्वभौमिक एक यूनिवर्सल डेफिनेशन मार्शल ने दे दी। लेकिन 1932 में रॉबिन्स ने एक एकदम डिफरेंट तरीके की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने इस बात का आलोचना की कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि मार्शल की डेफिनेशन में सही नहीं थी। तो उसको पॉइंट वाइज अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर। इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कहा कि आदमी क्या कमाता है, कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है। तो इसमें ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इनका जो मीनिंग है ये बहुत हद तक क्लियर नहीं है, बहुत हद तक क्लियर नहीं है। और उनका जो कहना चाहते हैं वो उनके कहने के अनुसार सिर्फ कमाना और उसको इस्तेमाल करना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कमाने से हट करके हैं, जैसे युद्ध है, एकाधिकार है, अपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं। वो भी इकोनॉमिक्स उसका अध्ययन करता है, जो कि अगर हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को लें तो वो इकोनॉमिक्स से बाहर हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है कि उनको अलग किया जाए। तो हम सिर्फ कमाते हैं और खर्च करते हैं। लेकिन एक बात ये भी तो है, जैसे कि अब मैं अपनी ही बात करूं तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग कमाते हैं तो हम इनकम टैक्स भी देते हैं। हम अपनी उसी सैलरी से एक पोर्शन हम गवर्नमेंट को देते हैं, जो कि सोल्जर्स के पास जाता है या फिर उनके दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर एक वो भी तो हमारी कमाई का ही एक पोर्शन है जो कि हम दूसरी तरफ हम लेकर के जाते हैं। वो साधारण बिजनेस में उस कमाई को जो हमारा पोर्शन है जो कि एज अ टैक्स हम देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस इज नॉट क्लियर, मतलब कि इतना क्लियर नहीं है कि आप क्या है और क्या नहीं है, आप इस चीज को नहीं बता सकते। सेकेंड है नॉट ओनली द स्टडी ऑफ फिजिकल वेलफेयर, केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन नहीं है। भौतिक साधन का मतलब जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं। सिर्फ उन साधनों को हम खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कैसे हम उसको खरीदें, यानी कि हम अपने पास लें, और कैसे हम उसका इस्तेमाल करें, हमको ये चीज देखनी है। तो इसके में हमारे अभौतिक साधन जैसे कि डॉक्टर, वकील और टीचर, ये सारे के सारे इसमें से मिसिंग हैं। लेकिन हम इनका भी उपयोग अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं और इनका भी अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है, जो कि मार्शल के उसमें सिर्फ भौतिक कल्याण को लेकर के इनको अलग कर दिया गया था, जिसकी की कटु आलोचना रॉबिन्स ने की। और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही नहीं, साथ में जो सर्विसेज हैं वो भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। तीसरे उसमें आया नॉट रिलेटेड टू फिजिकल वेलफेयर, भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है। ये सिर्फ भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है। इसका कारण है क्योंकि जैसा भी हो, रॉबिन्स के ने इन्होंने कहा कि इसका संबंध भौतिक कल्याण से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो कल्याण की अवधारणा अस्पष्ट, अस्थायी और अनिश्चित होती है। अस्पष्ट, अस्थायी और अनिश्चित क्यों हुई? भाई, हमारी आपके साथ अगर इंटीमेसी है तो हम आपके साथ भौतिक कल्याण करेंगे। छूने और देखने वाला कल्याण की बात हम कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आपका कल्याण, मेरा मन नहीं है तो हम आपके लिए नहीं करेंगे, वो अस्थायी है। अब आपके साथ हमारी दोस्ती है तो ठीक है, नहीं दोस्ती हुई रही तो हम आपके साथ कोई कल्याण नहीं करेंगे। तो यानी कि वो कल्याण एक अस्थायी है और अस्पष्ट है कि हम कर, और ना ही हमारा ये एक निश्चित होता है, ये भी अनिश्चित है कि हम करें या ना करें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, ये कल्याण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसका कोई सही नाप नहीं है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा भाई हमारे अंदर है, हम करें, हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं करेंगे। और तीसरा जो है, अनेक क्रियाएं हैं जो मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, फिर भी इसमें
इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव, जैसे शराब और नशे का, कोई भी नशा हो, शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू है, इनका निर्माण, उत्पादन और उसका सेवन, उपभोग, उत्पादन और उपभोग, ये भी इकोनॉमिक्स करती है। जबकि हम जानते हैं कि ये मानव कल्याण के विरोध में है। शराब और तंबाकू दोनों जो हैं, नशा जितना भी है वो मानव कल्याण के विरोध में, लेकिन इकोनॉमिक्स का अध्ययन करती है, जो कि इनके क्या कहते हैं, मानव कल्याण में संभावना नहीं आती है। रॉबिन्स ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये सब भी जुड़ता है जो कि मानव कल्याण से अलग है। तीसरा, मानव कल्याण को मापा नहीं जा सकता। हम उसको कहें कि एक स्केल ले लें, कल्याण के उद्देश्य को हम नाप लें, तो हम आर्य सम्मुख हमेशा कठिनाई आएंगे, क्योंकि हम कल्याण को मापने का हमारे पास कोई सर्वमान्य मापदंड है ही नहीं। क्योंकि कल्याण की अवधारणा अभी ऊपर ही अभी हमने आपको बताया कि वो अस्पष्ट, अनिश्चित और अस्थायी है, क्योंकि वो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। समय, स्थान, परिस्थिति और व्यक्ति विशेष, इसमें व्यक्ति विशेष आपके उसमें नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं व्यक्ति विशेष भी इसमें आप जोड़ लीजिएगा। यानी समय, स्थान, परिस्थितियों और व्यक्ति विशेष के अनुसार आपकी कल्याण की परिभाषा बदल जाती है। तो उसका नापने का कोई मापदंड नहीं है। क्या भाई, किस परिस्थिति में हम आदमी फंसा, उसमें हम उसका कल्याण करें ना करें, कौन से स्थान है, कैसा समय है। अब हम अपने घर से बाहर, जहां हमारे पास खुद मीन्स उतने नहीं है, तो हम क्या किसी का कल्याण करेंगे। और हमारा समय आज हमारे पास है तो हम आपका कल्याण कर सकते, नहीं समय है तो नहीं कर सकते। तो हमारा अस्पष्ट, अनिश्चित और अस्थायी है, तो हम उसको एक किसी मेजरिंग रॉड से उसको हम कल्याण को, वेलफेयर को, वी कांट मेजर वेलफेयर विद अ मेजरिंग रॉड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉट ओनली द सोशल साइंस। ये सिर्फ सोशल साइंस नहीं है कि सोशल वेलफेयर को लेकर के हम बात करें और सिर्फ सोशल ही हम उसके लिए बात करें, और क्या कि सामाजिक विज्ञान माना था, लेकिन रॉबिन्स ने इसको ह्यूमन साइंस माना है। और उन्होंने कहा कि इसमें मनुष्य के सीमित साधनों से संबंधित कार्यों का, सीमित साधनों से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे मनुष्य समाज में रहे या समाज के बाहर। उन्होंने कहा सिर्फ वो जो लीगल हो, यानी कि जो समाज के अंदर रहने वाले, उनके द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है, मार्शल ने कहा। लेकिन रॉबिन्स ने कहा समाज में रहे या समाज के बाहर, कुछ आर्थिक नियम ऐसे हैं जो समाज के अंदर या समाज के बाहर रहने वाले दोनों व्यक्तियों पर समान रूप से होते हैं। जैसे सीमांत तुष्टिगुण, यानी कि आपका यूटिलिटी, लॉ ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है आपका सीमांत तुष्टिगुण, सम सीमांत तुष्टिगुण नियम आदि। यानी कि ये यूटिलिटी का हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यूटिलिटी को जैसे भोजन लेते हैं, तो हमारा यूटिलिटी का मतलब किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की इच्छा। भोजन है, अगर आपको भूख लगी आप भोजन करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वो आप, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट, आखिरी निवाले के बाद आपकी जब भूख खत्म होने लगती है, फिर आपका भोजन पर से मन उखड़ जाता है। तो वो जो आप आखिरी निवाला खाते हैं, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट फूड। ठीक है ना। भोजन तो सभी खाएगा, चाहे वो समाज में रहे या समाज के बाहर रहे। तो ये जो सिद्धांत आता है, ये जो नियम आता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉज हैं, इनको हम आगे आपको क्लियर करेंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये सब पर लागू होता है, चाहे वो समाज में हो या समाज से बाहर हो। तो ये एक आपका सोशल साइंस नहीं है, ये एक ह्यूमन साइंस है, जिसमें सभी प्रकार के ह्यूमन बींग्स का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका, इट इज अ क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन, नॉट अ एनालिटिकल डेफिनेशन।
ये क्लासिफिकेटरी, इन्होंने इनका डेफिनेशन जो था वो क्लासिफिकेटरी है, ना कि श्रेणी विभाजक है। इनकी डेफिनेशन श्रेणी विभाजक है, ना कि विश्लेषणात्मक है। कैसे? अब मार्शल ने इन्होंने इनको पूरे उसको श्रेणी में बांट दिया कि मतलब कि कोई भी मानवीय है, क्रियाएं हैं या तो आर्थिक होंगी या अनार्थिक होंगी, भौतिक होंगी अभौतिक होंगी, या कल्याणकारी होंगी या अकल्याणकारी होंगी। इस तरह से करके उन्होंने वर्गों में विभाजित, श्रेणियों में विभाजित कर दिया। लेकिन रॉबिन्स ने कहा कि वर्गीकरण अवैज्ञानिक तथा अस्पष्ट है, क्योंकि मानवीय क्रियाएं एक समय में आर्थिक होती हैं और दूसरी समय में वही अनार्थिक हो जाती हैं। जैसे गायक अगर गाता है, गा करके पैसे कमाता है तो वो आर्थिक है, और वो मनोरंजन के लिए वो गाना गाता है तो वो अनार्थिक है। एक ही समय में दोनों, एक ही क्रिया जो कि गायक करता है वो गाने की क्रिया है, वो गाने की क्रिया एक ही समय में आर्थिक हो जाती है, दूसरे समय में वो अनार्थिक हो जाती है। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार वो बदल जाती है, कभी आर्थिक कभी अनार्थिक। आर्थिक क्रियाओं का इकोनॉमिक्स में आता, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं आता इकोनॉमिक्स में। तो ये जो इन्होंने श्रेणी में बांट दिया, आर्थिक अनार्थिक, भौतिक अभौतिक, कल्याणकारी अकल्याणकारी, इस तरह से जो इन्होंने श्रेणियों में बांटा, तो ये क्लासिफिकेटरी कर दिया। एनालाइज नहीं किया कि वेदर दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। ऐसा इन्होंने मार्शल ने नहीं किया। लेकिन रॉबिन्स ने कहा कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार बदल जाती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। मार्शल ने कहा कि यह वास्तविक यानी कि पॉजिटिव और आदर्शात्मक यानी कि नेगेटिव, ये दोनों तरह का विज्ञान है। क्या है और क्या होना चाहिए, यह दोनों का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों का अध्ययन करता है। लेकिन रॉबिन्स ने कहा, उनके हिसाब से हुआ कि यह सिर्फ वास्तविक विज्ञान है, यह अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, यह अपने उद्देश्यों के बीच में तटस्थ है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये अपने उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये न्यूट्रल है अपने एंड्स के बीच में। ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका अनप्रैक्टिकल व्यू। हम ये कहेंगे कि मार्शल सही है तो ये कहना गलत है कि अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र में मनुष्य की आय व्यय संबंधी सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि सिर्फ कल्याण संबंधी ही नहीं, हम क्या कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, ये सब उसके अंतर्गत आता है। सिर्फ मानव कल्याण से संबंधित नहीं है ये, इसलिए ये इम्प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, इम्प्रैक्टिकल व्यू है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन का। तो वहां पर रॉबिन्स ने इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया और उसके बाद फिर अब आज इतना काफी है। नेक्स्ट हम आपको रॉबिन्स की डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन के साथ कल हम लेकर के चलेंगे।